जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि जियोग्राफी के अलग अलग क्षेत्रों से लिए गए होंगे। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, आइकन पे दिखाया गया है कि वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो इनमें से क्वेश्चन 4 जगह से लिए गए हैं। पहला एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना से लिया गया है, दूसरा जलवायु से लिया गया है, तीसरा मानचित्र से लिया गया है और चौथा आपदाओं से लिया गया है। 4 जगह से क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और इसमें पूछा है पृथ्वी किस प्रकार के परतों से मिलकर बनी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सकेंद्रीय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो सही ऑप्शन ए है, केवल ए। इसमें भी पहला ही होगा, केवल ए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, पृथ्वी की परपटी की मोटाई समुद्री सतह से कितना होता है। तो पृथ्वी की परपटी, जिस सतह पर हम लोग रहते हैं, वो पृथ्वी की परपटी होती है। और पृथ्वी की परपटी समुद्र की सतह से कितनी होती है। तो 5 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 5 किलोमीटर होती है। और अगर इसकी बात की अगर हम लोग महाद्वीपीय परपटी मतलब महाद्वीपीय संहति से कितनी मोटाई होती है, तो वो 35 किलोमीटर होती है। अर्थात कि हम लोग जहाँ हैं परपटी पर हैं, जिस लेयर पर हैं, वहाँ से इसकी मोटाई कितनी होगी? 35 किलोमीटर होगी। चलिए आगे बढ़ते। ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है। तो ग्रेनाइट एक प्रकार का अंतर्वेदी सेल है। अंतर्वेदी सेल है। एक मिनट यहाँ पर हम कुछ बातें कर लेते हैं। ग्रेनाइट कैसा सेल है? अंतर्वेदी सेल है। इसके साथ साथ ये आग्नेय सेल भी है। इसके साथ साथ ये क्या है? आग्नेय सेल भी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए और सी। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दक्कन के पठारों में किस प्रकार का सेल पाया जाता है। तो दक्कन के पठारों में देखिए, जो दक्कन का पठार होता है, पहली बात तो बेसाल्ट का बना होता है। दक्कन का पठार क्या होता है? वो बेसाल्ट का बना होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, बेसाल्ट का बना होता है। और ये बेसाल्ट जो होते हैं अंतर्वेदी सेल से बने होते हैं। ये जो बेसाल्ट होते हैं वो बहिर्वेदी सेल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? बहिर्वेदी सेलों से मिलकर बने होते हैं। उसके साथ बहिर्वेदी सेल क्या होते हैं? आग्नेय सेल होते हैं। क्योंकि हमको पता है आग्नेय सेल, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल 2 प्रकार के सेल होते हैं। मतलब समझिए, आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला अंतर्वेदी सेल, दूसरा बहिर्वेदी सेल। अंतर्वेदी सेल का एग्जाम्पल है ग्रेफाइट ग्रेनाइट। ठीक है। और दूसरा है ये बेसाल्ट जो है बहिर्वेदी सेल है। और दक्कन का पठार जो है बेसाल्टों से मिलकर बना है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ACD के लिए चौथा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन अपना है, किस प्रकार के सेलों में जीवाश्म पाया जाता है। तो सबको पता होगा, अवसादी सेलों में जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी सेलों में क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। तो इसके लिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 6वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है तो कभी धीमी गति उत्पन्न करता है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए भैया। ये तो सिंपल सी सवाल है कि इसके अंतर्जनित बल के कारण आकस्मिक गति उत्पन्न होता है तो कभी धीमी गति होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होती है या फिर भूकंप भी आता है। ज्वालामुखी विस्फोट होती है, भूकंप आता है, सुनामी भी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी तरंगे भूकंपीय तरंगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे भूकंपीय तरंगे, मतलब ये 4 P वेव्स, S वेव्स, L वेव्स और R वेव्स हैं। इनमें से कौन सी तरंगे भूकंपीय तरंगे हैं। तो इसमें से A, B, देखिए एक मिनट, ये भी है, ये भी है और ये भी है। मतलब P वेव्स, S वेव्स, L वेव्स, ये तीनों के तीनों तरंगे भूकंपीय तरंगे हैं। P वेव्स को अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, S वेव को अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, L वेव्स को हम लोग पृष्ठीय तरंग बोलते हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन PSL का तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप के उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को कहा जाता है। जैसे कि जहाँ भूकंप का उद्गम केंद्र होता है, ठीक उसके ऊपर वाले
पृथ्वी वाली ऊपर की पृथ्वी के सतह को, मतलब भू सतह को क्या कहा जाता है, या उसके निकटतम भू सतह को क्या कहते हैं, तो उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। सीधी सी बात, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि अभिकेंद्र क्या है? एक प्रकार का बल। अभिकेंद्र बल एक मतलब अभिकेंद्र उसके केंद्र की ओर का होता है। अपकेंद्र भी एक प्रकार का बल है। अधिकेंद्र होता है सही, क्योंकि ये जब दो नहीं होगा तो ऊपर सभी भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा? अधिकेंद्र सही होगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी से रेडियो, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, सबको पता होगा। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें किस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं? तो कौन सी ऐसी तरंग है जो पृथ्वी से रेडियो प्रसारित तरंगें को क्या करता है? पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है। तो वो आयन मंडल है, जैसा कि देख कर ही बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रुक जाइए। आयन मंडल है, लेकिन यहाँ पर दो बाह्य मंडल भी दिया है, तो जो कि बाह्य मंडल में ही आयन मंडल होता है। बाह्य मंडल में क्या होता है? आयन मंडल होता है। बाह्य मंडल जो होती है वो 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर होती है। 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर मोटी होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले इसका जवाब देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए भैया। तो ए और बी दोनों इसके लिए सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व में विशाल लोएस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? विश्व में विशाल लोएस, विशाल का मतलब बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है। तो ये चीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि लोएस होता क्या है। देखिए लोएस निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो लोएस होता क्या है कि हवाएं जो होती हैं वो धूल के कण को दूर खूब एक विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपण करते हैं। धूल के कण का एक विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपण करते हैं, मतलब उठा कर ले जाते हैं, निक्षेपण कर देते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा निक्षेपण, धूल के कणों का एक बहुत बड़ा निक्षेपण बन जाता है, जिसको लोएस कहते हैं। वो अधिकतर बहुत बड़े बड़े लोएस चीन में देखने को मिलते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता होगा कि जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मृत सागर के तट पर स्थित देश। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मृत सागर के तट पर स्थित देश, यहाँ पर ऑप्शन बता देते हैं आपका सही इजराइल होगा। मृत सागर के तट पर इजराइल स्थित है। बाकी जो ओमान है, यहाँ से बात कर लेते हैं। ओमान ये अरब सागर के तट पे है। यमन जो है ये भी ओमान अरब सागर और अदान की खाड़ी के साइड में है। इराक जो है कुवैत है, सऊदी अरब है, सीरिया है, जॉर्डन है, ईरान है, इन सब के चारों ओर घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा सागर है जिसमें आसानी से तैराकी कर सकते हैं? तो ये है मृत सागर है। ये अभी हम लोगों ने बात किया कि मृत सागर कहाँ पर था? इजराइल जो है मृत सागर के तट पे स्थित है। तो अब देखिए ये मृत सागर ऐसा क्या होता है कि वहाँ तैराकी कर सकते हैं, बाकी में क्या वो नहीं कर सकते? देखिए जो मृत सागर होती है, इसके 1 लीटर जल में 340 ग्राम जो होता है वो NaCl होता है। 1 लीटर जल में 340 ग्राम NaCl होता है। इसका मतलब कि उस मृत सागर का जो जल होगा, उसका घनमृत सागर का जो डेंसिटी होती है बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से वहाँ कोई डूब नहीं सकता है, तैरता है। वहाँ पर पानी में क्या होता है? तैरता है। अगर आप वहाँ पर तैरना नहीं आता है तो वहाँ पर आप जाकर सीख सकते हैं, डूबेंगे ही नहीं। चलिए आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार की गर्म जलधारा है। एक मिनट, गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म जलधारा है। अभी ये गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर है? देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है, ये गल्फ स्ट्रीम ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है, क्योंकि और ये जलधारा विश्व की सभी महासागरीय जलधाराओं से ताकतवर होती है, क्योंकि ये गर्म जलधाराएं इस गर्म जल के ऊपर से बहने वाली ये जलधाराएं इसके जल के ऊपर से बहने वाली गर्म हवा या उष्णकटिबंधीय तूफानों को बढ़ा देती हैं।
बढ़ा देती हैं। और ये गल्फ स्ट्रीम, इसको गल्फ स्ट्रीम जलधारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, इसलिए इसको हम लोग गल्फ स्ट्रीम धारा भी कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। आगे बढ़े तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ए। चलिए ऑप्शन ए सही इसका हो गया। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। IST देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? IST देशांतर रेखा कितने, मतलब ये कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से होकर, यानी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मतलब भारत का समय स्टैंडर्ड, ये भारतीय समय रेखा जो है, मानक समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्य से। वो 5 राज्य कौन कौन से, इसका नाम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर IST देशांतर रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम्बोल्डट धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो हम्बोल्डट धारा को पेरू की धारा के नाम से जाना जाता है। किस धारा से? पेरू की धारा के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। पेरू की जलधारा कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से उत्पन्न होते, मतलब वहाँ से निकलती हुई दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और इसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान और इसकी लवणता कम होती है, और तट से सागर की ओर जाने पर इस जलधारा की जो तापमान होता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है। भारत में आते हुए मानसून द्वारा किस राज्य में अंत में वर्षा होती है? एक बार फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। भारत में आते हुए मानसून द्वारा किस राज्य में वर्षा अंत में होती है? देखिए, जो भारत में आती हुई मानसून होती है उसकी दिशा होती है पश्चिम दक्षिण। वो पश्चिम दक्षिण दिशा से मानसून भारत में आता है। तो जब पश्चिम दक्षिण दिशा से भारत में मानसून आता है तो ये सबसे पहले वर्षा कराता है केरल में। सबसे पहले कहाँ कराता है? वर्षा केरल में कराता है। अरब सागर से ये हवाएं, ये मानसून चलता है और केरल में सबसे पहले ये क्या करता है? वर्षा कराता है, और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है, और अंत में जाकर ये पंजाब में वर्षा कराता है। अंत में जाकर कहाँ वर्षा कराता है? पंजाब में वर्षा कराता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो अंत में कहाँ पर कराता है? पंजाब में कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लौटता हुआ मानसून भारत के किस राज्य में वर्षा कराता है? तो लौटता हुआ मानसून, देखिए, जब मानसून लौटता है तो ये हवाएं जो चलती रिटर्न करती हैं, तो ये इसके रास्ते में आते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जब ये आंध्र प्रदेश पहुंचता है तो वहाँ ये बंगाल की खाड़ी से जो जलवाष्प बनता है, ये थोड़ा बहुत या तो ना के बराबर आंध्र प्रदेश में वर्षा कराता है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा वो तमिलनाडु में क्या कराता है? वर्षा करा देता है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ऑप्शन होगा ए और डी। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा थोड़ा करा लेता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं दिया रहता है, तमिलनाडु रहता है केवल, तो केवल तमिलनाडु ही मारेंगे। और कभी कभी ऑप्शन में केवल तमिलनाडु के लिए अभी ऑप्शन रहता है, जैसे कि हमारा यहाँ ए और डी है, कभी कभी डी ही होगा, ए नहीं होगा। तो सॉरी ये ऑप्शन ए और डी नहीं होगा, बी और डी होगा। बी और डी एकदम लास्ट वाला ऑप्शन होगा। तो कभी कभी ऑप्शन में अगर केवल डी है तो आप केवल डी तमिलनाडु को भी मार सकते हैं। अगर दोनों है ऐसा ऑप्शन मिल गया तो दोनों को मारेंगे। अगर केवल तमिलनाडु है तो तमिलनाडु की मारेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ना के बराबर वर्षा होती है। अब ये ना कहें कि रिटर्न अगर जो मानसून लौट रहा है तो केवल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही क्यों करा रहा है? क्योंकि देखिए, जब वो रिटर्न होता है तो उसको रास्ते में बंगाल की खाड़ी मिलती है आंध्र प्रदेश के पास में, तो वहाँ से वो जो वाष्पीकरण होता है जल, तो वो आंध्र प्रदेश में हल्का फुल्का बारिश करा देता है। बाकी सबका सब किस में कराता है? तमिलनाडु में करा देता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ, अन्नामलाई है और पूर्वी घाट है, ये सब की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है? कुछ बारिश हो जाती है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, ये जो मानसून लौटता हुआ मानसून की जो दिशा होती है पूरब उत्तर पूर्व की होती है। क्या होती है? उत्तर पूर्व की होती है।
उत्तर पूर्व होती है। ये लौटते हुए मानसून की दिशा उत्तर पूर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले समुद्री तरंगों को कहते हैं। अच्छा, कोई समुद्री तरंग है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है, तो उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन दिया गया ऑप्शन में ज्वार, सुनामी, भाटा, उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ से तो देखकर भी पता लगा सकते हैं कि उपर्युक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि जो तरंगे उठती हैं ऊंचाई पर उसको ज्वार बोलते हैं, और जो गिरती हैं उसको भाटा बोलते हैं। तो यहाँ से ज्वार भी नहीं है और भाटा भी नहीं, सॉरी, भाटा और उपयोग सभी, ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। तो बचा क्या, ए और बी। अब जो देखिए, जो लहरें उठती हैं, तरंगे उठती हैं ऊपर, अगर वो 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली समुद्री तरंगे होती हैं तो उनको सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब ये तरंगे चाहे 1 मीटर हों, चाहे 50 मीटर हों, चाहे 150-200 मीटर हों, इनको हम लोग सुनामी बोलेंगे और ज्वार भी बोलेंगे, क्योंकि ये तरंगे, लहरों का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा पहला सही, ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन है, बाल्टिक देश में कितने देश सम्मिलित हैं। बाल्टिक देश एक प्रकार का, देखिए इसमें 3 देश सम्मिलित हैं। पहली बात ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर 3 देश सम्मिलित है। कौन कौन से इसमें, एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, ये बाल्टिक देश हैं, क्योंकि ये तीनों देश जो हैं कि बाल्टिक सागर के किनारे पर हैं, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है, इसलिए इन देशों को बाल्टिक देश कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुर्की संगठन में कितने देश शामिल हैं। तुर्की संगठन में 5 देश शामिल हैं। तुर्की संगठन में 5 देश शामिल हैं। अब वो 5 देश कौन कौन से, उनका नाम भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें एक तो तुर्की हो गया, दूसरा काकेशस कंट्री का एक देश अजरबैजान है। काकेशस कंट्री में भी 3 देश आते हैं, देख लीजिए। इसमें कोई मैं अलग से बता देता हूँ, काकेशस जो कंट्री है एक है, काकेशस कंट्री है। ये काकेशस कंट्री जो है, काकेशस पर्वत है उस पर स्थित है तीनों कंट्रीज, जिसमें जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया आते हैं। तो वहाँ से एक आर्मेनिया, एक तुर्की, और 3 देश जो है मध्य एशिया के हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 3 देश, तुर्की और एक अजरबैजान, ये तीनों 2 5 हो गए। तो ये 5 मिलकर तुर्की संगठन में बनाते हैं। तो एक बार हम फिर से उन 5 का नाम बता रहे हैं, तुर्की, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। अब सुन लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये जो उज्बेकिस्तान है ये 2019 में इस संगठन में शामिल हुआ। इसके पहले केवल 4 देश इसमें थे। तो 2019 में कौन सा देश तुर्की संगठन में शामिल हुआ, उज्बेकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाल ही में मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सूख जाने वाली झील है, मतलब कि एक ऐसा झील है जो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जल्दी ही सूख गया। तो वो झील है अरल सागर झील है, अरल सागर झील है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है। तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। किसको अलग करती है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। चलिए थोड़ा सा इसमें हम जिब्राल्टर की बात कर लेते हैं। यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। अगर पूछे कि जिब्राल्टर जल संधि किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो उसमें से तो ये जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को जोड़ती है। इसके जिब्राल्टर जल संधि के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और पूर्व में भूमध्य महासागर है। इसके बाद अगर पूछे किन 2 देशों को अलग करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, जो कि स्पेन जो है यूरोप में है और मोरक्को जो है अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, ये जो जिब्राल्टर जल संधि है, भूमध्य सागर की कुंजी भी इसको कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी। क्यों, क्योंकि यही एक ऐसा रास्ता है जिधर से भूमध्य सागर के अंदर एंट्री किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा कौन सा द्वीप है जिस पर 3 देश स्थित है, जिसमें से एक देश पूरा का पूरा उसी द्वीप पर स्थित है। मतलब ये सिसिली, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिस पर ऐसा कौन सा द्वीप है जिस पर 3 देश स्थित हैं। तो इसमें से बोर्नियो द्वीप है। वो कौन द्वीप है, बोर्नियो द्वीप। ये इंडोनेशिया का द्वीप है।
इंडोनेशिया द्वीप समूह में आता है। इस इंडोनेशिया द्वीप समूह में ये तीनों आते हैं, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस बोर्नियो पे कौन कौन से देश स्थित हैं। इस पर 3 देश हैं, पहला है मलेशिया है, दूसरा ब्रुनोई है, तीसरा इंडोनेशिया है। मलेशिया ब्रुनोई और इंडोनेशिया, ये 3 देश हैं जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ब्रुनोई पूरा का पूरा बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ब्रुनोई पूरा का पूरा बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। थोड़ा सा सुमात्रा की बात कर ले तो सुमात्रा हमारे ग्रेट निकोबार के पास में है। सुमात्रा पर जिप्सम पाया जाता है और सुमात्रा पर विश्व की सबसे बड़ी और सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। सुमात्रा के पश्चिमी तट पर भूकंप आने की वजह से 26 दिसंबर 2004 में भारत में एक भयानक सुनामी आई थी। ये जावा की बात कर लें तो जावा ये भी एक द्वीप है, ये भी इंडोनेशिया का ही द्वीप है, जिस पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। अब जावा के पास हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त इसी के पास है, जावा द्वीप के पास में ही है सुंडा गर्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गया क्वेश्चन वही, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यही लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।